नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हो। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर है, जो इस चैनल को देखने वाले हैं, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। आज आपको जो नया चैप्टर बताया जाएगा वो है ज्वालामुखी, जिसको अंग्रेजी की भाषा में वोल्केनो को कहा जाता है। ये ज्वालामुखी के संबंध में आप लोगों को सारी क्लास बताई जाएगी। इसमें जो शुरुआत से लेकर एंड तक, यानी कि ज्वालामुखी के क्या है, किस प्रकार से ज्वालामुखियों का निर्माण होता है और कौन कौन सी चीज पदार्थ ज्वालामुखी से निकलने वाले होते हैं और कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार से ज्वालामुखियाँ होती है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर है, उद्गार के आधार पर है, आंतरिक स्थलाकृतियाँ है, ज्वालामुखियों के दौरान होने वाले आंतरिक स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। इसके साथ में जो बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं, वो ज्वालामुखी निकलने के बाद में बाह्य स्थलाकृतियाँ के किस प्रकार से हमारे जो जीवन काल में किस प्रकार से कारगर सिद्ध, और ज्वालामुखियाँ होने से हमारे को क्या लाभ है, यानी कि इस तो प्रकृति के अंदर जो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ है ज्वालामुखी के कारण देखने को मिलती है, वो सारी उन सभी वस्तुओं के बारे में जिक्र किया जाएगा। जो पर्टिकुलर है किसी न किसी देश में कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है, कोई देश ऐसा है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, कोई देश ऐसा है जहाँ पर शांत ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो इन सब जो ज्वालामुखी कहाँ पर और कहाँ पर ज्वालामुखियों को जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है या ज्वालामुखी जो पेटियाँ है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं एक बार यहाँ पर। पहले आपको बताया जाएगा जो ज्वालामुखी का अर्थ है सामान्य परिचय, फिर बाद में बताया जाएगा ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण, जिसमें है प्लेट विवर्तन की जो मुख्य कारण है ज्वालामुखी की उत्पत्ति का, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में है भूकंप है ज्वालामुखी उत्पत्ति का दूसरा कारण है, और भूगर्भ का जो तापमान है वो भी ज्वालामुखी का कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में गैसों की उपस्थिति है, जबकि यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है, तो इस प्रकार की जो गैसें हैं वो देखने को मिलती है। इसी के बाद में जो है भूपर्पटी व क्रस्ट का कमजोर होना, यानी कि जो भूपर्पटी वाला भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है और जो क्रस्ट वाला भाग है, जो जिस क्षेत्र में कमजोर होगा उधर उस क्षेत्र में ज्वालामुखी आती है। तो ये सारे ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण है। फिर बाद में बात की जाती है ज्वालामुखी की जो सक्रियता के आधार पर और उद्गार के आधार पर, यानी कि जो ज्वालामुखी है मुख्यतः तीन प्रकार के होती है, जिसमें है सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है कि आए दिन हर दूसरे दिन या समय या साल भर में एक बार ज्वालामुखी निकलती है, और वो ज्यादातर बार जो वहाँ पर उस जो ज्वालामुखी क्षेत्र वहां से लगातार जो ज्वालामुखी है वो निकलती रहती है। इसके साथ में है तो सुषुप्त ज्वालामुखी है, वहाँ कई सालों तक वो क्षेत्र है वहाँ पर एक बार ज्वालामुखी निकल गई और कई सालों तक वो ज्वालामुखी वहाँ से नहीं निकल रही, तो फिर अचानक एक बार ऐसा हुआ कि वापस वहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ऐसे सोए हुए अवस्था में तो फिर भी ज्वालामुखी निकल जाती है। तो ऐसी अवस्था को वाले जो ऐसे क्षेत्र है जो सुषुप्त अवस्था, और जो मृत ज्वालामुखी है, जैसे एक पिछले कई सालों पहले वो जो ज्वालामुखी निकली थी, लेकिन आज कोई उसके नामो निशान नहीं है। जैसे जो म्यांमार की है अराकामियोमा है, और जैसे फ्यूजियामा जापान के है, ये मृत ज्वालामुखी के जो भाग है ये देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो उद्गार के आधार पर है, जैसे स्ट्रोबी जो ज्वालामुखी है, एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये सारे उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी है ये देखने को मिलती है। इसके बाद में आते हैं जो विश्व स्तर पर जो ज्वालामुखियों का वितरण है, जिसको ज्वालामुखियों का जिसमें विश्व स्तर पर प्रथम स्थान से जो रखने वाली है वो पूर्वी प्रशांत महासागर जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, यानी कि जो प्रशांत महासागर का जो प्रशांत महासागर जहाँ पर फैला हुआ है, यानी कि एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसी के साथ में उत्तरी अमेरिका का
पश्चिमी भाग है और दक्षिण अमेरिका का भी पश्चिमी भाग है, तो इनसे और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है। इन क्षेत्रों में जो प्रशांत महासागर फैला हुआ है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी देखने को मिलते हो। तो इन ज्वालामुखी के कारण ही प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है वहां पर उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर जैसे अलास्का की पहाड़ियां है, अलास्का की पहाड़ियां हैं, तो वहां पर 10,000 का जो ज्वालामुखी को या धुआरों के नाम से जाना जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा जो अलास्का की पहाड़ियां हैं या रीडर की जो पहाड़ियां हैं या शास्ता की जो अमेरिका के पास में जो पहाड़ियां हैं, वहां पर शास्ता ज्वालामुखी है वो भी यह प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, जो महाद्वीप है जैसे ईरान है। ईरान की जो है ईरान में दो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, कोह सुल्तान और एक देवमंद ज्वालामुखी है। इसी के बाद में है जो बेरन द्वीप है, वहां पर ज्वालामुखी देखने को मिलती है। उसके बाद में है भूमध्य सागर में है इटली है। भूमध्य सागर का जो इटली वाला क्षेत्र है वहां पर है कोटोपेक्सी एटना, वो ज्वालामुखी देखने को मिलती है। और इनके अलावा है जो चीन, वो जो चिली और पेरू के जो क्षेत्र वाले जो क्षेत्र वहां पर भी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आपने देखा होगा जो अर्जेंटीना है वहां पर, या जो इक्वेडोर है वहां पर भी एक जो सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो मध्य महाद्वीपीय जो ज्वालामुखी वो देखने को मिलती है। फिर बाद में आता है मध्य अटलांटिक श्रृंखला, यानी कि जो मध्य अंटार्कटिका का भाग है, मध्य अंटार्कटिक जो कटक है या वो ग्रीनलैंड से नीचे वाले भाग से लेकर जो दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग है, तो उसके बीच में यूरोप और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के यूरोप का पूर्वी पश्चिमी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग, इन चारों महाद्वीपों के बीच में एक जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वहां पर एक मध्य अंटार्कटिक कटक पाया जाता है। तो वहां उस क्षेत्र में ज्यादातर भागों में उसके जो कटकी भाग है वहां पर ज्यादातर बार ज्वालामुखी को देखने को, क्योंकि वो पलटे उनमें खिसकाव होता है, यानी कि विस्थापन हो रहा होता है। तो उनके कारण ये जो क्रस्ट वाला भाग है उसमें चटकन उत्पन्न हो जाता है और फिर बाद में ज्वालामुखियां है वो निकलना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद में जो अन्य बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, और तो इन क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी देखते, तो वो सारे क्षेत्र आते हैं, वो अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आते हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, जैसे आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। जो ज्वालामुखी निकलेगी तो उसके अंदर जो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं वो कैसे बनेगी, तो उनके बारे में है बेथोलिथ, यानी कि ये आंतरिक जो ज्वालामुखी है बेथोलिथ, यानी कि वो ये लगभग 100 किलोमीटर जो आंतरिक भाग में है ये लावा का जमाव हो जाता है। और लावा के दौरान बनने वाली जो प्रक्रिया इनसे इनकी आकृतियां उत्पन्न होती है। जैसे जैसे लावा चट्टानों के रूप में चट्टानों की दरारों से होकर निकलता है या वहां पर ही जम जाता है, तो वो स्थितियां देखने को मिलती है, या उनसे जो स्थितियां बनती है वो उनके बारे में बेथोलिथ है, स्टॉक है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, सील है और सिट है और डाइक है। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां है वो जो ज्वालामुखी के आंतरिक स्थलाकृतियां बनती है। इसके बाद में बाह्य स्थलाकृतियां, जिसमें बाह्य स्थलाकृति में है जैसे लावा किस प्रकार से निकलता है, जैसे बेसिक लावा है, अम्लीय लावा है, या सारे लावा है, या पेटिक लावा है। तो इस प्रकार से जो लावा निकलता है तो उनके आधार पर स्थलाकृतियां बनती है। जैसे सीडर शंकु है या जो कंपोजिट शंकु है, और भी बहुत सारी जो पर्वतीय जो आकृतियां हैं वो बनती है। इनके बाद में जो ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला भाग है जो उसको क्रेटर बोला जाता है। जो क्रेटर का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैल्डेरा का निर्माण किस प्रकार से होता है, गैसर जो ज्वालामुखी है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, दुआरे जो ज्वालामुखी है वो किन कारणों से उत्पन्न होती है, और हजारों दुआरों की जो घाटी है वो कौन सा क्षेत्र है, वो अलास्का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वो सारी बातें हैं या बाहरी स्थलाकृतियां इसके अंतर्गत आपको जानने को मिलेगी। तो एक बार ये उतार लो, इसको बाद में फिर मैं आपको
यहाँ से जो अर्थ और सामान्य परिचय के बारे में बताऊंगा। मैग्मा है और इसको हम जो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल भी बोल सकते हैं। इसके जो ऊपर वाला जो भाग है वहां पर करस्ट की जो परतें हैं वो है। क्रस्ट की जो परतें हैं वो है। इसमें क्या होता है कि ये मैग्मा, इस मैग्मा के अंदर जो ताप या दाब या बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, तो ये धीरे धीरे ये परतों को चीरता हुआ है ना बाहर निकलता है, चीरता हुआ बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो लावा है, ये लावा अलग अलग स्थिति में देखने को मिलता है। तो इसके साथ में ये क्या होता है कि ये परतें होती है। अब ये जो परतें है वो अगर परतदार परतें होगी तो ये यहाँ पर एक नए यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी लावा निकल सकता है। लेकिन अगर ये परतें कठोर होती है तो लावा क्या होगा, लावा एक ही भाग से निकलेगा और एक ज्वालामुखी का रूप लेगा। और ये ज्वालामुखी जब फैलेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये गैस का गुब्बारा होगा इसमें सबसे ज्यादा होगी ये जलवाष्प है और सल्फर डाइऑक्साइड है। और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार से ये गैसें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो भाग है ये मैग्मा हो गया, ये नलिका हो गई, दो ज्वालामुखी नलिका, जिसको हम ज्वालामुखी नलिका भी बोल सकते हैं। ये वाला जो भाग है इसको हम करेक्टर बोलते हैं करेक्टर। और इनसे जो निकलने वाला पदार्थ है वो अलग अलग जो होता है, जिसको जो सबसे ज्यादा जो निकलने वाला जो पदार्थ है उसमें सबसे ज्यादा होती है राख हो सकती है, राख सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, यानी कि जो भूगर्भ के जो आंतरिक संरचना में या प्लेटों में इस प्रकार का परिवर्तन या वो परिवर्तन ताप या दाब की वजह से होता है, जिसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित जो गर्म तप्त लावा है वो चट्टानों को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकलता है और बाहर की तरफ निकल के बाहर की तरफ निकलता है। तो इसमें राख के कण है, पत्थरों के कण है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सब और जल, ये ज्यादातर मात्रा में निकलते। ये ज्वालामुखी का जो भाग है इसमें ज्यादातर बार कई बार ऐसा भी होता है कि 60 से 70% जल की मात्रा भी देखने को मिलती है, यानी कि जल की मात्रा देखने को मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोरी राख निकलती है, कई बार ऐसा होता है कि कोरी धुआं होती है। तो ये जैसे तो अनिवार्य रूप से नहीं, जैसे जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड है और CO2 है, ये तो अनिवार्य रूप से निकलती है। ये इसके बाद में क्या होता है कि इसका जो यह वाली जो जहां से लावा निकल रहा है उसको ज्वालामुखी नलिका बोला जाता है। और ये जो पदार्थ निकल रहा होता है जो द्रव अवस्था में होता है उसको ये यहाँ पर मैग्मा होता है और ये यहाँ पर पहुंचते ही इसको लावा नाम दे दिया जाता है, लावा के नाम से अब क्या होता है कि ये वाला जो भाग है इसको करेक्टर कहा जाता है, करेक्टर के नाम से जाना जाता है ये करेक्टर। और कई बार ऐसा होता है कि ये वाला जो भाग है और ये ऊपर वाला जो भाग है जहाँ से ज्वालामुखी निकलती हुई बाहर दिखाई देता है, अगर ये ज्यादा गहरा खड्डा हो जाए, जैसे ये इस प्रकार से खड्डा हो जाता है, यानी कि ये ज्वालामुखी यहाँ से निकल रही है और ये गहरा खड्डा सा हो जाता है, तो उसको
काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। काल्डेरा को जो जो जापानी जो दूसरी भाषा में है ना, कढ़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से है ये ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब बात होती है कि जो ये आपको ये ज्वालामुखी समझ में आ गई कि जैसे हम हमारी जो साधारण भाषा में हम बता सकते हैं, जैसे हम लोग घर पर अब खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी बना रहे तो कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जो एक समय ऐसा आ जाता है कि जब बना रहे होते तो वो उसको है ना, एक जो भी जिस पात्र में हम बना रहे तो उसको हम जो बड़ा चम्मच है या जो बड़ा पलटा है उसे हम हिला रहे होते हैं, तो अचानक वो ज्यादा गर्म होती जाएगी, तो उसके अंदर से एक भाप के रूप में एक बूंद सी निकलेगी और जिसको हम लात फेंकना बोलते हैं, और वो बहुत सारे जैसे अलग अलग छिद्रों में से निकल के और हमारे ना हाथों के ऊपर लग जाती है, और हमारे हाथ पर पैरों के ऊपर लगती है, तो हमारे को महसूस होता है कि हाँ ना ये पकने के ऊपर आ गए। तो यानी कि जो अंदर वाले भाग है वो इतना गर्म होता है कि वो उसमें वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है, और 100 डिग्री के टेम्परेचर से ज्यादा, तो फिर वो बाहर निकलता है। तो ये ज्वालामुखी में भी ऐसा होता है कि ये जो तप्त लावा है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा ताप और दाब पड़ेगा, सबसे ज्यादा ताप होगा क्योंकि 32 डिग्री पर 32 मीटर की जो गहराई है वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पृथ्वी के आंतरिक जो भाग में हम जाते हैं तो ये बनना प्रारंभ हो जाता है। ये 100 किलोमीटर से नीचे की जो गहराई वाला भाग 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर भी हो सकता है, तो उस भाग में ये बहुत ज्यादा तप्त है, यानी कि पानी की तरह लावा बहता है, तो ये मैग्मा बहता है और फिर बाहर आते इसको लावा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो ज्वालामुखी इनका निर्माण होता है। कई बार देखा होगा कि आप लोग हलवा बना रहे हो, हलवा बनाते आप लोगों ने देखा होगा कि हलवे के अंदर अगर हलवा पकने वाला है तो वो उसमें क्या होगा, अगर हलवे के अंदर थोड़ा सा पानी ज्यादा एक्स्ट्रा डाल दिया जाए और पकने वाला हो तो उसके अंदर भी ना एक जो बबुले सी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जो एक क्षेत्र में बहुत सारे, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारा बहुत सारे जो ज्वालामुखी हैं, तो उनके छिद्रों से बहुत सारे बहुत सारी जगहों पर अलग अलग छिद्र हो रखे ज्वालामुखी क्षेत्र, जैसे जो अलास्का वाला जो क्षेत्र है वहां पर ऐसा सीन है कि वहां पर 10,000 घाटे हो, जो 10,000 जो ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्षेत्र पूरा ऐसा है कि ज्वालामुखी का जोन है, वहां पर जगह जगह पर ज्वालामुखी देखने को मिलती है। एक बार डायग्राम उतारो, फिर बाद में दूसरा बताते हैं। ज्वालामुखी की जो उत्पत्ति के कारण है वो उनमें सबसे प्रथम बताया गया है प्लेट विवर्तन की, यानी कि जो प्लेटें हैं वो जो उनमें जितना ज्यादा खिसकाव होगा, जैसे अपसारी प्लेटें हैं, अभिसारी, उनमें जो गतियां होगी अपसारी गतियां है, अभिसारी गतियां है और रचनात्मक गतियां है। तो ये इनके अंदर जो सबसे, अगर इनके जो अंदर जो गति का सिस्टम चलता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो मुंह करने वाली जो परिस्थितियां है या जो क्षेत्र विशेष है या जो सबसे ज्यादा जो प्लेटों का विस्थापन होने वाला जो जोन है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, या एक प्लेट दूसरी प्लेट से सट कर लगी हुई है तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी देखने को मिलती है, क्योंकि ये अलास्का वाला जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वहां पर सबसे जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ जो फायर के नाम से जाना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है वो देखने को मिलते हैं, और उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्लेटें हैं उनका खिसकाव देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो मध्य अटलांटिक वाला जो भाग है जो वहां पर भी सबसे ज्यादा जो प्लेटों का भी खिसकाव है वो देखने को मिलता है, और उसके बाद में जावा, सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया या बेरिन द्वीप है। जैसे भारत के एकमात्र जो ज्वालामुखी जो क्षेत्र है जो जिसको बेरिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के है ना 132 किलोमीटर दूर पर बेरिन द्वीप पर स्थित है, तो एक चक्रीय ज्वालामुखी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्लेटों के आधार पर निर्धारित होती है कि जो प्लेटें जितनी ज्यादा खिसकाव वाले क्षेत्र में होगी वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलती है। इसके बाद में है भूकंप।
जिन क्षेत्रों में जो प्लेटों का खिसकाव होगा तो प्लेटों का खिसकाव होगा तो अचानक क्या होगी, उसमें जो तरतले भूभाग है वहां पर हलचल पैदा होगी। और जब हलचल पैदा होगी तो क्या होगा, एक न एक क्षेत्र में वो हलचल एक जो विनाश का कारण बस बनती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई होती है या बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी होती है, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी हलचल पैदा हो जाती है तो वो धराशायी हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप जोन वाला जो क्षेत्र है, जैसे कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है, हिमालय पर्वत की जो हिमालय पर्वतीय श्रेणियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। इसी के साथ में है जो अंडमान निकोबार द्वीप जावा सुमात्रा, इनके इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जापान है, जापान के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जापान, ताइवान, इनके इस क्षेत्र में भूकंप देखने को मिलता है। इसके बाद में हम आते हैं जो कोटपे जो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर भी सबसे ज्यादा भूकंप देखने, क्योंकि वहां पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी वाला भाग है तो वहां पर भूकंप आना अनिवार्य है। तो इसमें भूकंप भी है ज्वालामुखी, क्योंकि भूकंप आएगा तो प्लेटों का खिसकाव होगा और प्लेटें खिसकेगी। तो जैसे प्लेटें खिसकेगी तो जहां पर से प्लेटें खिसकेती उस जो जैसे धरातल के अंदर जो तप्त लावा जो ध्रुवता मंडल में जो मैग्मा फैला हुआ है, वो मैग्मा किसी न किसी देश उस मैग्मा को तो एक चाहिए रास्ता कि कोई प्लेट खिसके और मैं बाहर निकल जाऊं। तो वो क्या होता है कि ये जैसे भूकंप आएगा तो प्लेट खिसकेगी, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रहेगी, तो जैसे इनमें खिसकाव उत्पन्न होगा तो भूकंप आएगा और भूकंप आते ही ज्वालामुखी यानी कि जो प्लेट टूट जाएगी और वहां पर एक ज्वालामुखी निकलने की पूरी संभावना होती है। इसी के साथ में है भूगर्भ में तापमान की अधिकता का होना, यानी कि जो भूगर्भीय जो क्षेत्र है वहां पर तापमान जितना ज्यादा अधिक होगा, क्योंकि ये 32 मीटर की जो गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी के अंदर बढ़ जाता है। तो ये जैसे जैसे हम गहराई की ओर बढ़ जाते हैं तो गहराई की ओर जाते हैं तो जो चट्टानें हैं वो तप्त लावा के रूप में देखने को मिलती है। और फिर बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे इनके जो भूगर्भ में जो तापमान है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पूरा एक हम ले लेते हैं एक पानी का भरा हुआ टप ले लेते हैं और पानी के भरे हुए टप के ऊपर हम एक जो लकड़ी की नाव है वो चला देते हैं। और अगर वो उसके अंदर ज्यादा वजन हो गया, जो लकड़ी की नाव है उसके अंदर ज्यादा वजन हो गया तो क्या होगा, वो डूब जाएगी। या बहुत सारे जो क्षेत्र है अगर उस पानी का टप है और उसको ज्यादातर जगह से हमने उस क्षेत्र के ऊपर ऐसी कोई वस्तु रख दी उसके अंदर, और जिसके कारण वो ज्यादा दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, जो उसके वो दबाव की वजह से वो पानी है वो ऐसा रास्ता ढूंढेगा जो बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा भूगर्भ में ज्यादा तापमान होगा, तापमान के कारण चट्टानें पिघली हुई पाई जाएगी और ताप और दाब के कारण क्या होगा, ज्वालामुखी निकलने की पूरी समय। आंतरिक भागों में गैसों की अधिकता का होना, कई बार देखा होता है कि जैसे हम कोई गुब्बारा फुला रहे हैं और गुब्बारा एक निश्चित सीमा तक फूलता है और उसके बाद में अगर उसको ज्यादा फुलाया जाता है तो वो फट जाता है और फूट जाता है। तो ऐसे ही है कि जो आंतरिक भाग हमारा जो आंतरिक भाग है उसमें जो तप्त लावा है, लावा के साथ में जो सल्फर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और जलवाष्प तो ये सारे है ना वो बहुत तीव्र मात्रा में होंगे। तो क्या होगा, एक विस्फोट सा उत्पन्न हो जाएगा और उसको तो उनको क्या होता है, एक चट्टाने में चटकन हुआ और वो सारी गैसें बाहर निकल के आ गए। तो इस प्रकार से जब हम कोई गुब्बारा फुला रहे हैं तो अगर उसको उसके अंदर कम हवा डालते हैं तो कम फूलेगा, और लेकिन अगर उसको हम परिसर से ज्यादा उसमें हवा डाल रहे होते तो फूट जाता है। जैसे ये जो ट्रक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, इनके टायरों के साथ में भी ऐसा होता है, अगर उसको अंदर निश्चित हवा डाल दी जाती है तो वो उसका बैलेंस बना होता है, और अगर उसको निश्चित हवा से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हवा डाल दी गई और उसके ऊपर दबाव पड़ा तो वो हवा बाहर निकल आएगी। तो ऐसा सिस्टम हमारी जो पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो गैसें हैं, गैसों की अधिकता, ये गैसें बाहर निकलेगी। जब गैसों के साथ में जलवाष्प है, धूल के कण है, जो राख के कण है और छोटे छोटे जो पदार्थ है, आंतरिक लावा है, वो जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है
या कष्ट का कमजोर आना। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कई बार वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि ये ना जो 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 सबसे ज्यादा जो भूखंडी जो जोन है या जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उन पर्वतों की जो कटाई हो रही है, वो स्थानांतरित हो रही है। बहुत सारे जो भूभाग है वहां से पर्वतों को खनन के माध्यम से खनन किया जा रहा है, या कई जगह ऐसा हो रहा है कि वहाँ के जो चट्टाने हैं उन प्लेटों में खिसकाव होने के कारण से है ना वो उनके अंदर जो कठोरता है वो कम हो गई है। या कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा क्षेत्र में है ना वो पानी भर जाता है, तो वहां पर भी वहां भी ज्यादा उस पानी का दबाव हो रहा होता है, तो वो चट्टाने में चटकन उत्पन्न हो गई, यानी कि चट्टाने कमजोर होगी। जैसे चट्टाने कमजोर होगी तो उनके अंदर ज्वालामुखी उत्पन्न होने की पूरी संभावना होती है। एक बार ये उतार लो, फिर आपको आगे बताते हैं। ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ है वो इस प्रकार से है, जिसमें ठोस पदार्थ है, 3 प्रकार के पदार्थ निकले। ठोस पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है, गैसें हैं और द्रव पदार्थ है। जिनमें जो ठोस पदार्थ है उसमें ज्वालामुखी पंख है। ज्वालामुखी जो पंख है उसको कहा जाता है, पंख मतलब होता है कि जो राख जो बिल्कुल बारीक कण होते हैं, जैसे समुद्री पंख में भी समुद्र के अंदर पहुंचने वाले जो बिल्कुल बारीक कण होते हैं उनको पंख नाम दिया जाता है। यानी कि इतने बारीक कि हम हमारे जो हाथ में अगर लेते हैं तो उसमें हाथ में भी ऐसे चिकनाहट सी महसूस हो, तो इस प्रकार से जो कण होते हैं उनको पंख कहा जाता है। तो ज्वालामुखी जो पंख है उसमें जो सबसे ज्यादा जो निकलने वाले कण है वो राख के कण होते हैं, क्योंकि जैसे ज्वालामुखी निकलेगी तो ज्वालामुखी के अंदर जो आंतरिक भाग है उसमें जो चट्टाने हैं वो तप्त लावा की वजह से ज्यादा गर्म होगी। जो कोई पदार्थ जो सेल्स है वो अगर ज्यादा गर्म होगी तो वो जल जाएगी, जलने के बाद वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो निकलने वाले हैं जो राख के कण है। उसके बाद में जो निकलने वाली जो पदार्थ है लेपिली क्या होता है कि जो एक मटर का दाना होता है, मटर के दाने से लेकर अखरोट के दो आकार की जो चट्टाने होती है उनको लेपिली कहा जाता है। जो ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान, यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसकी क्रिया के दौरान एक मटर के दाने से लेकर अखरोट का जो आकार होता है, आपने अखरोट से देखा होगा मार्केट में इतना ही मोटा होता है, इतना मोटा अखरोट होता है। और मटर का दाना देखा होगा, मटर की एक जो फली होती है उसके अंदर 7 दाने आ जाते हैं, वहां से उससे लेकर और अखरोट का जो दाना होता है उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो चट्टानों के जो भाग होते हैं या जो टुकड़े होते हैं उनको लेपिली कहा जाता है। उसके बाद में होता है बम जो है लेपिली से थोड़े बड़े होते हैं, जो इस कदर हो सकते हैं, यानी कि इतने मोटे होते हैं। और फिर बाद में जो लेपिली से बड़े आकार के जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के उनको बम कहा जाता है। उसके बाद में है पाइरोक्लास्ट जो है वो सबसे पहले निकलने वाले जो पदार्थ है, और सबसे पहले निकलने के बाद क्योंकि जो चीजें वो सबसे पहले निकलेगी वो सबसे पहले जमीन जो उस राख के अंदर दब जाएगी। जो सबसे पहले जो निकलने वाले जो पदार्थ है या जो पत्थर के टुकड़े हैं वो पाइरोक्लास्ट होते हैं, जो सबसे जो गहराई के अंदर दब जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में धीरे धीरे वो जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलेगा। जैसे राख है और बहुत सारे जो पदार्थ वो निकलेंगे, तो वो सबसे पहले जो निकलने वाले जो पदार्थ होंगे उनको पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो सबसे पहले निकलने वाले पदार्थ है उनको पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद में प्यूमिस जो पत्थर होता है, प्यूमिस जो एक प्रकार का ऐसा पत्थर होता है कि कई बार देखा होगा कि हमने जो प्यूमिस पत्थर होते हैं जैसे, तो उन पत्थरों की एक विशेषता होता है कि अगर उनको पानी के ऊपर तैरा दिया जाए या पानी के ऊपर छोड़ दिया जाए उन पत्थरों को, तो क्या होगा वो पानी में भी तैरने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो उन पत्थरों का घनत्व हो वो जल से बहुत अत्यंत मात्रा में कम होता है। अत्यंत मात्रा में जल की तुलना में अत्यंत कम होता है। जो प्यूमिस पत्थर होते हैं उनका जो घनत्व वो जल की तुलना में बहुत कम होता है, और जिसका जब कोई भी पदार्थ मान लो अगर उसका जल की तुलना में घनत्व कम है तो वो पानी पर तैरेगा। तो इसका जो एक सीधा उदाहरण कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब बहुत सारे अगर प्यूमिस पत्थर अगर पानी में तैरे तो गलती से उस क्षेत्र विशेष में जाने के
जाए तो ध्यान से जाना, क्योंकि वो पत्थर तो तैरे है, लेकिन हो सकता है वहां पर वो जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा दलदली हो, और पानी वाला क्षेत्र हो। हमारे को लगता है ये पत्थरों की जो चट्टाने है वो तो वो ही है, तो उनके ऊपर पैर रखे और हम उस दलदल के अंदर धंस सकते हैं। इसके बाद में है ज्वालामुखी ब्रेसिया। ज्वालामुखी जो ब्रेसिया तो है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले जो नुकीले शिलाखंड होते हैं, यानी कि तो 3 फुट के हो सकते हैं, 4 फुट के भी हो सकते हैं, 5 फुट, ऐसे इस प्रकार से जो निकले शिलाखंड है या इस प्रकार से तो निकलने वाले जो शिलाखंड है, तो ऐसे शिलाखंडों को है ना ज्वालामुखी ब्रेसिया के नाम से जाता है। फिर बाद में बात आती है कि जो ज्वालामुखी से जो दूसरे नंबर पर निकलने वाले है गैसें। गैसों में सबसे ज्यादा है जलवाष्प जो है, जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प है उसके अंदर जल की जो मात्रा होती है 60 से लेकर 90% तक देखने को मिलती है। इसी के बाद में जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले तो दूसरे नंबर की जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, और तीसरे नंबर की जो गैस है CO2 है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो निकलने वाले जो द्रव पदार्थ है, ठोस पदार्थों के या गैसीय पदार्थों के, इसके बाद होते हैं तीसरे नंबर के जो द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थों में सब जो ज्वालामुखी से निकलने वाला होता है, एक तो मैग्मा और दूसरा होता है लावा। लावा 2 प्रकार के होते हैं। लावा इसमें होते हैं जो एसिड लावा होता है और बेसिक लावा होता है। एसिड लावा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसमें वो परतों के रूप में वो लावा इकट्ठा होता जाएगा और वो गाढ़ा भी होगा और मजबूती भी प्रदान करेगा। तो इस प्रकार का जो लावा है वो उससे ना पर्वतों का या जो पहाड़ियों का वो निर्माण होता है, कौन से एसिड लावे से। और जो बेसिक लावा था, बेसिक लावे में है ना जो सिलिका की मात्रा कम होती है और वो धरातल पर फैला हुआ होता है, जैसे प्रायद्वीपीय जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है और अमेरिका के जो मैदानी भाग है, बहुत सारे जो मैदानी ओरेंटियो का जो मैदानी भाग है वो बेसिक लावा का ही एक परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ जो बेसिक लावे में क्या है कि जो सिलिका की मात्रा कम होगी, तो जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो ज्यादा फैलेगा, और फैलेगा तो वो बहुत दूरी तक फैलेगा। एक बार मैं इन दोनों का जो चित्र बना के बताता हूँ आप लोगों का। जैसे ये एसिड लावा है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो इसके अंदर ये लावा है ऐसे परतों के रूप में, यहाँ पर मैग्मा है और यहाँ पर है ज्वालामुखी वाला भाग। तो ये वाला जो ज्वालामुखी है ये यहाँ पर फैलता जाएगा और ये पास में रहेगी, तो एक पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो भाग है इसमें ये ज्वालामुखी निकलेगी और बहुत लंबे दूरी तक वो ये लावा फैलता रहेगा, ये लावा फैलेगा। ये ज्वालामुखी वाला भाग है और एसिड लावा के जब एसिड लावा का निकलेगा तो इसमें सिलिका की चट्टान होगी, जो सिलिका सबसे ज्यादा होगी तो सिलिका की कण पास में रहेगी और लावा ज्यादा दूर में नहीं फैलेगा। लेकिन अगर बेसिक लावा के जो बेसिक लावा होता है तो वहां पर क्या लावा बहुत दूर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में फैल जाएगा और चट्टान और सिलिका की मात्रा कम होगी, जिसमें जो पानी होगा या जो लावा होगा जो तब तक जो पदार्थ होगा वो बहुत दूरी में फैलेगा। जब बहुत ज्यादा दूरी में फैलेगा तो लावा फैलेगा तो उस सिर्फ तो बनने वाले जो इस्लाकृतियां हैं वो एक मैदानी, जिसको हम जो मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा है वो बेसिक लावा से बेसिक लावा हो जितने दूर में फैलेगा उसी के अनुरूप लावा के जो मैदान बनेंगे, जिसे भारत का जो प्रायद्वीप महाराष्ट्र है, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र वहां पर काली मिट्टी देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं है बेसिक लावा के परिणाम स्वरूप होने वाली जो इस्लाकृतियों का भाग है। अमेरिका का जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा है
मक्के की खेती की जाती है और गेहूं की खेती की जाती है, तो वो सब है ना बेसिक लॉ के ही परिणाम देखने को मिलता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखे हुए भेजोगे। और इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को देखने वाले हैं और देख भी रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे कि मैं ना एक मोटिवेशन तैयार होगा। इससे संबंधित आप लोगों के जो बाकी बच गई जो मैटर है उसी की क्लास अगली क्लास में होगी। और यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद।